can start. Assalamu alaikum, welcome back to Ramadan revision test series, and today we are going to discuss our first revision test series, second revision test series जिसमें आपका जितना भी इस वीक का सिलेबस था we are going to cover that. 9 AM पे आपसे आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो लिंक शेयर होता है, you have to attempt your test, and at 11 PM daily you have to attend your live discussion. I am your instructor Wizra Nazir, and today I am going to discuss your revision test of your whole week. Let me start with my first MCQ. Hydrogen ion move down their gradient from thylakoid space to outside through a special complexes found in thylakoid membrane called Thioredoxin, ATP synthase, cytochrome complex and plastoquinone. So your right answer will be ATP synthase. क्यों? आपका जो जब आप इलेक्ट्रॉन हिल ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ATP synthase is present in your in your gradient, जो कि thylakoid space के अंदर present होता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम हायर जो है आपका हिल से मूव करता है लोअर की तरफ विद द हेल्प ऑफ ATP synthase. फेरोडॉक्सिन एक प्रोटीन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी इसका आंसर नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन पंपिंग ऑफ प्रोटोन. ठीक है, एंड प्लास्टोक्यूनिन भी आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में हेल्प कर रहा है. सो योर राइट आंसर विल बी बीटा. Next we have the end or complete stop of menstrual cycle is called. Option A is ovulation. Ovulation होता है release of egg, उसको जो है ना वो stop नहीं बोलते menstruation का. Menstruation is basically a term that is given जब आपकी endometrium की जो lining होती है वो deteriorate होके जो है वो बाहर होना और सेल का debris जो है वो release होना start कर देता है in a form of blood. Fertilization is a process जिसमें आपका जो egg है और sperm है proximal part of fallopian tube के अंदर जो है वो फर्टिलाइज करते हैं. एंड मेनोपॉज, यस मेनोपॉज इज अ करेक्ट टर्म जो कि आप यूज करते हो व्हेन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फुली स्टॉप्ड. सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा. Based on the peak level of chromosome X, on what day of the cycle ovulation most likely to occur? आपकी ovulation कब होगी? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, so this is your X chromosome and on 14th day ये अपनी peak पे होगा. Why? Because LH का level बहुत ज़्यादा high हो जाएगा जिसकी वजह से आपका जो mature follicle है, mature follicle will be able to release egg. ठीक है, वो आपका egg release कर देगा on the 14th day. So your right answer will be 14th day beta. Which of the following is the name of modified endoplasmic reticulum found in a muscle cell? Muscle cell की जो endoplasmic reticulum होती है उसको क्या बोलते हैं? T-tubule. T-tubule नहीं बोलते. T-tubule आपके पास क्या होता है कि जो sarcoplasmic reticulum होती है ना वो आपकी इन्वेजिनेट करती है जो आपका sarcoplasmic reticulum होता है उसके अंदर, मतलब जो आपके पास ये वाली जो लेयर होती है वो इस तरीके से इन्वेजिनेट करके ट्यूब्स की शक्ल बनाती है. ठीक है, सार्कोमेयर आपका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल का. एंड मायोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट आंसर. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑल्सो अ सेकेंड नेम ऑफ जो है मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आपका आंसर यहाँ पे होगा डेल्टा. The shared terminal duct of reproductive and urinary system in a human male is यूरेथ्रा. यस, यूरेथ्रा आपके पास वो कॉमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि आपके पास एक तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है और एक आपकी यूरिनरी सिस्टम में भी हेल्प कर रहा होता है. यूरेटर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होता. वॉस डिफरेंस आपके पास जो है वॉस डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये कॉमन है, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. एंड वेजा एफ्रेंशिया इज ऑल्सो जस्ट फॉर देयर फॉर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस tubule to vas deferens. So your right answer will be alpha. Where can we find H zone in the figure of the fine structure of skeletal muscle myofibril? अच्छा, आप कहाँ पे फाइंड करते हो जो H जोन होता है? आपने यहाँ पे H जोन को जो है वो फाइंड करना है. सो इफ वी मार्क हियर, ये आपके पास कौन से बैंड है? ये आपके पास I बैंड है, ये आपके पास मायोसिन M बैंड है. ठीक है, जो मायोसिन को कट करने वाली लाइन होती है उसको M लाइन कहते हैं. जो आपके पास I बैंड को कट करने वाली ये वाली लाइन है इसको आपने Z लाइन बोला है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर Z लाइन. ऐसा रीजन जो कि आपके पास सिर्फ A बैंड के दरमियान में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे देख लें ये वाली जो रीजन होगी. ठीक है, इसको आप H जोन का नाम देंगे. इन द मिडल ऑफ A band, your right answer will be alpha. Next we have during muscle contraction the cross bridges of thick filament become attached to. आपके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं थिक फिलामेंट के वो किसके साथ अटैच होंगे? ठीक है, आपको क्या होगा कि एक्टिन जो है वो अटैच होता है आपके मायोसिन हेड के साथ.
ठीक है, मायोसिन हेड जो ग्लोबुलर हेड है उसके साथ ये जाके अटैच होगा। सो मायोसिन फिलामेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मायोसिन और मायोसिन दोनों को अलग मतलब दोनों को अटैच कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। बीटा है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन फिलामेंट, गलत। बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट अटैच विद द मायोसिन फिलामेंट, तो चार्ली है बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। एंड डेल्टा एक्टिन फिलामेंट है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल आंसर आपके पास बाइंडिंग साइट वाला है, सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। दे गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, आपके पास कौन करता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे देखें कि पहले आपके पास स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इज टू एन, और उसके अंदर दोबारा से क्या होती है, माइटोसिस होकर दोबारा से आपके पास स्पर्मेटोसाइट बनता है, और फिर स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होके आपके जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर दोबारा से जो है ना वो मियोसिस होती है, सॉरी, दोबारा से आपके पास मियोसिस होकर 4 जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना सिर्फ आपसे डिफरेंशिएशन का पूछा। डिफरेंशिएशन ये होती है कि आपके पास स्पर्मेटोगोनिया जो है ना वो सिर्फ आपके पास कन्वर्ट स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुई है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हुई है, सो योर राइट आंसर विल बी बीटा। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट हैव डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद अल्टरनेटिंग, अच्छा जो आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है ना वो ऐसे फॉलो होता है कि आपके पास एक हेप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और एक डिप्लॉइड आपके पास गेमेटोफाइट जनरेशन होती है। तो बस आपका यही आंसर बनेगा कि आपकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसमें हेप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होगी और डिप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन होगी। हेप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन ये आपके पास है, लेकिन आगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, हेप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हेप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, डेल्टा में है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हेप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, ये आपके पास जो है वो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, जो प्रोटीन आपके कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? कार्टिलेजिन, ऑसिन, कॉन्ड्रिन एंड नन ऑफ दीज। राइट आंसर विल बी कॉन्ड्रिन, जो है आपका मैट्रिक्स बनाती है, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स बनाती है, ये कॉन्ड्रिन सल्फेट भी बनाती है जो कि आपका जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। द मसल दैट आर अटैच टू स्केलेटन और मसल्स जो कि आपके पास स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उनको आप स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उनको आप स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल जो है ये आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स, सो योर राइट आंसर विल बी बीटा। Myofibril runs in a parallel fashion and extend the entire length of the muscle bundle, tendon, muscle fiber or muscle cell and myofilament. So your right answer will be muscle fiber or muscle cell, क्योंकि जो टेंडन होता है वो आपके पास BTM यानी कि आपका बोन, जो टेंडन है वो बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करता है। मसल बंडल एक पूरे यूनिट का नाम है, मतलब एक पूरा जब हम मसल यूनिट की बात करते हो तो मसल बंडल उसको बोलते हैं। देन वी हैव मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल्स के जो सब यूनिट्स होते हैं उनको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली हियर। हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, आपका जो ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल है उसके अंदर कितनी बोन्स की जो है ना फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है? अगर हम यहाँ पे देखें सो इट इज वेरी ऑब्वियस टू मी दैट यहाँ पे 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं, आइलियम, स्कैम एंड प्यूबिस। दीज 3 बोन जो है ना ये फ्यूज करेंगी और आपकी एक बोन बनाएंगे जिसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। फिर वहाँ पे आगे आपका फीमर अटैच होगा एंड ऑल ऑफ दैट सब, फिर वो आगे जो है ना वो आपके बनते जाएंगे। सो बेसिकली देयर आर 3 बोन्स जो कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक गर्डल के हर हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल में इन्वॉल्व होती हैं। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। Which is an organelle that help the sperm to penetrate the ovum? Megalis, zona pellucida, acrosome, both A and B. So your right answer will be acrosome. अच्छा, acrosome क्या होता है? अगर मैं sperm का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूँ तो दिस इज योर एक्ट्रोसोम, जो उसका हेड रीजन होता है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई के बाद यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये आपके पास स्पर्म होती है। स्पर्म के जरिए से वो मोटाइल करके जब एग के पास जाएगा तो यहाँ पे कौन सा जो सबसे पहला कॉन्टैक्ट है वो कौन कर रहा है? एक्ट्रोसोम कर रहा है। एक्ट्रोसोम इज मेकिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एग, ठीक है। तो एक्ट्रोसोम आपके पास क्या करता है? हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। योर राइट आंसर विल बी चार्ली, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, पेनिट्रेशन के अंदर। द स्ट्रक्चर विच ज्वाइंस अ मसल टू बोन, अच्छा इसमें आप लोगों ने एक ट्रिक याद कर लेनी है, बल्ब एंड BTM की। What does BLB stand for? कि जब आपके पास बोन टू बोन कनेक्शन बोलेंगे तो लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका बोन मसल के साथ कनेक्टेड है तो उसमें आपने बोलना है टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है वो बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, टेंडन। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि मसल और बोन, मसल और बोन यानी कि BTM की बात हो रही है तो यहाँ पे टेंडन आंसर होगा अल्फा।
Which bone meet at the elbow joint and at what kind of movement they allow? Ulna and humerus, yes, they do meet at the elbow joint and back and forth, yes. Hind मतलब वहाँ पे बनता है जो आपकी elbow होती है ना, ये for example if I made this like this, ये आपके पास यहाँ पे humerus और जो ulna है वो यहाँ पे अगर मिलेंगे तो यहाँ पे बनता है hind joint, ठीक है. आपके पास इसको बोलते हैं hinge joint and it allows you back and forth movement, ठीक है, back and forth movement. मतलब ये डोर की जो हिंज होती है ना उसी की तरह एक्ट करता है. बीटा में रेडियस एंड अल्ना एंड रोटेशनल मूवमेंट तो नेक के अंदर होता है, ठीक है. रोटेशनल इज जो रोटेशनल मूवमेंट होती है वो नेक के अंदर होती है. अल्ना एंड स्कैपुला फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन नो, ये आपके पास पहली बात तो ये है कि इनका कनेक्शन गलत बना हुआ है अल्ना एंड स्कैपुला का. ह्यूमरस एंड स्कैपुला अबडक्शन एंड एडक्शन ये भी गलत बना हुआ है. वी डोंट हैव ह्यूमरस एंड स्कैपुला का कनेक्शन, वी हैव अल्ना एंड ह्यूमरस. सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा. What is the size of parvovirus? Parvovirus का जो size है वो 20 nm होता है. Your right answer will be Charlie. About which day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH normally occur? 14th day के ऊपर LH आपकी पीक पकड़ लेता है क्योंकि तब आपके पास किस चीज़ का लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जब आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. Your right answer will be alpha. Upon preventing acetylcholine from diffusing across the neuromuscular junction, which of the following will occur? देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपके पास ये है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं आपको पहले नॉर्मल फंक्शन बताती हूँ कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है. जब आपके पास एक आपने फॉर एग्जांपल आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना हाथ रखा, अब आपको हाथ तो हटाना है, ठीक है. वो हाथ हटाने का जो सिग्नल है वो आपको ब्रेन देगा कि अब ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया, नर्व इम्पल्स आई, नर्व इम्पल्स ने रिलीज किया एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन जहाँ पे आएगा आपकी नर्व इम्पल्स पूरी जनरेट होकर आपके मसल्स की तरफ जाएगी और मसल आपको कहेगा कि अपना हाथ हटा लें, ये चीज़ गर्म है. सही. अब क्या हुआ, अगर किसी वजह से मैंने ये चीज़ ब्लॉक कर दी, ये साइट ही ब्लॉक हो गई. जब ये साइट ही ब्लॉक हो जाएगी एसिटाइलकोलिन आके लगेगा ही नहीं. जब एसिटाइलकोलिन आके नहीं लगेगा आपकी जो है नर्व इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी. जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी क्या एक्शन पोटेंशियल बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है. सो योर राइट आंसर विल बी कि कोई एक्शन पोटेंशियल भी नहीं होगा जब आपका मसल इफेक्टेड है, अल्फा. Then we have sliding filament theory can be best explained as alpha is actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other and this is right क्योंकि हमें ये लगता है कि जो आपके पास मायोसिन को तो चलो हम इसी तरह देख लेते हैं. ये मायोसिन है, ठीक है. ये आपके पास एक्टिन है, ये इस तरह से. अब अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेज बनाऊं तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये कुछ इस तरीके से हुआ है तो ये शॉर्ट हुए हैं, जबकि ये शॉर्ट नहीं हुए, ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किए हैं, ठीक है. अब स्लाइड से क्या होगा कि उसकी जो बीच वाली जो जोन था ना वो डिसअपेयर हो जाएगा, तो हमें ये लगेगा ये शॉर्ट हुए. शॉर्ट नहीं होंगे, दे विल जस्ट स्लाइड पास ईच अदर. बीटा में ये लिखा हुआ है कि वो शॉर्ट होंगे, शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है. और चार्ली में है कि मायोफिलामेंट जब एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट होंगे और मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होंगे. ये भी नहीं होगा. वैसे मायोफिलामेंट तो वैसे चेंज नहीं होते, लेकिन सिर्फ जो शॉर्टन होती है वो एक्टिन फिलामेंट के अंदर ही होती है. और डेल्टा के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो है ना एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर, शॉर्टन नहीं होते. अगेन एंड अगेन यही बात रिपीट हो रही है. योर राइट आंसर विल बी अल्फा. T lymphocyte recognize antigen and attack microorganism or transplanted organ and tissue. This effect is called cell mediated response बोलते हैं. जब आपके T lymphocyte जो है किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं इन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, और ये एक स्पेसिफाइड किस्म का है, इसमें आपको और कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं बनती क्योंकि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को जो वहाँ पे एक्टिव होता है वो T lymphocyte ही होता है. योर राइट आंसर विल बी अल्फा. ऑल एंटीबॉडीज ऑफ एन इंडिविजुअल आर मैन्युफैक्चर इन. सारी जो एंटीबॉडीज है वो आपके बी लिम्फोसाइट्स के अंदर बनती हैं. योर राइट आंसर विल बी बीटा. अल्फा सेल्स आपके पास पैनक्रियाज के वो सेल्स होते हैं जो ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं, ठीक है. एंड टी सेल्स आपके टी लिम्फोसाइट्स वाले सेल्स होते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. एंड डेल्टा सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, मतलब इसमें बीटा सेल के साथ इनका कोई काम नहीं है. सो योर राइट आंसर विल बी बीटा. अ पर्सन गॉट एन इन्फेक्शन, ही बिकम्स इल बट देन ही सर्वाइव्ड. व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी ही वुड हैव डेवलप्ड? एक बंदा है वो बीमार हुआ और वो दोबारा से ठीक हो गया, जाहिर सी बात है कि उसको क्या होगा कि उसने अपने अंदर खुद ही इम्यूनिटी डेवलप की, ठीक है. तो उसके अंदर होगी नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब ये कि उसके अंदर जितने भी जो एंटीजन थे, जो फाइटिंग एजेंट थे, उन्होंने खुद ही अपने जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया और खुद ही अपने आप को रिकवर कर लिया. सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा, नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. Which event of life cycle of HIV occur in the nucleus? अनकोटिंग आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये आपके पास साइटोप्लाज्म के मतलब
साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। प्रोवायरस इंटीग्रेशन, यस, डीएनए के अंदर जो आपका वायरल आरएनए बनता है ना, सॉरी वायरल डीएनए बनता है आपका, ये इसके जो इंटीग्रेशन होती है ना, ये आप क्रोमोसोम में ये न्यूक्लियस के अंदर करते हो। और असेंबली, अगेन असेंबली आपके पास कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। Pick up the correct flow of electron in second electron transport chain of non-cyclic photophosphorylation. आपने यहाँ पे करेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ पे आएगा फेरोडॉक्सिन, एंड फेरोडॉक्सिन के बाद ये NADPH रिड्यूसिंग पावर के पास चला जाएगा, ठीक है। इफ आई राइट दिस एज PS1 से ये जाएगा आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये जाएगा आपके पास फेरोडॉक्सिन, एंड फेरोडॉक्सिन के बाद ये आपके पास जाएगा NADP के पास, NADP, and this will be your answer delta. What is the function of राइबोलोज? राइबोलोज का क्या फंक्शन होता है? जब आपके पास डार्क साइकिल होता है, डार्क कैल्विन साइकिल होता है या डार्क साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें आपके पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक करते हैं RuBp के साथ सबसे पहले ही, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा, इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेटरी फ्यूल आपके पास ATP होता है, इंटरमीडिएट इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ये इंटरमीडिएट नहीं करता, सिर्फ आपकी जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर। कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं बनता। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। फोटो सिस्टम 1 कंडक्ट, यहाँ पे ना अगर अगेन वेट, मैं यहाँ पे आपको यहीं पे कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ना अगर मैं देखूँ, आपको उन्होंने ये पूछा है कि आपके पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है। फिलहाल के लिए अगर मैं ये देखूँ, ये Z स्कीम है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। अब मेरे पास ना फॉर एग्जांपल NADP की अमाउंट जब है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हो गई है, ठीक है, और ATP की अमाउंट मेरे पास कम है, तो मुझे अब क्या होगा कि आपको जो नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर आपके पास फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फिर आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्वॉल्व होता है, फिर आपके पास फेरोडॉक्सिन होता है, और फेरोडॉक्सिन के बाद आपके पास प्लास्टोसायनिन होता है, और फिर प्लास्टोसायनिन के बाद आपके पास फोटो सिस्टम 1 होता है, और ये इस तरीके से पूरा साइकिल आपका चलता रहता है, ठीक है। तो कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है? फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 1 कौन सी आपके पास कंडक्ट करवाता है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। बीटा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP की प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, उसको आप कहते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये जो पूरी Z स्कीम चल रही है उसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज इन द स्ट्रोमा। अच्छा, आपने ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है फोटोसिंथेटिक में? स्ट्रोमा में नहीं होगी, स्ट्रोमा में आपका कैल्विन साइकिल चलता है। प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स के अंदर होती है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, जो थैलाकॉइड होती है ना, उन्होंने आपसे ये पूछा है कि आपकी ETC जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, बाउंड टू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे आपकी और जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, क्रेब्स साइकिल है, वो सारी चीजें चलेंगी। तो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन योर ऑन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड, ग्रेना। आपके जो थैलाकॉइड होते हैं उनके अंदर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ये उन्हीं की जगह होती है। क्लोरोप्लास्ट आपके पास ग्रीन पिगमेंट वाली जगह होती है जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है। स्ट्रोमा वो पार्ट होता है जहाँ पे आपकी जो है डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है। एंड ग्रेना इज अ पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है अगेन। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। Cu इज प्रेजेंट इन कॉपर प्रोटीन, आपके पास प्लास्टोसायनिन के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोबारा से मुझे स्क्रॉल करने, ये यहाँ पे आपके पास जो प्लास्टोसायनिन है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो आपके पास सेकेंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये वाला सेकेंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये वाला है, ये आपके पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, मतलब ये कॉपर कंटेन करता है। तो ये राइट आंसर विल बी प्लास्टोसायनिन, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है डेल्टा के अंदर। Z स्कीम इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। ये आपकी पूरी क्या फॉलो कर रही है? अगर यहाँ पे पाथ देखें तो ये पूरा Z स्कीम का फॉलो हो रहा है ना, तो Z स्कीम आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहलाते हैं। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। NADP reductase transfer electron from ferrodoxin to NADP positive, NADP positive to ferrodoxin नहीं, ferrodoxin to NADP positive जाता है। चार्ली है ADP to ATP, ये तो नहीं होगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स to NADP आपका ferrodoxin से NADP positive की तरफ जाता है। योर राइट आंसर विल बी बीटा।
In oxidation of one molecule of glucose during respiration, 36 molecules of ATP are liberated as follow. All 36 ATP molecules inside the mitochondria, 2 ATP molecule during glycolysis and 34 ATP during the Krebs cycle. Charlie, 2 ATP molecule during glycolysis and 34 ATP during respiratory chain. Delta, 2 ATP molecule outside the mitochondria and 34 ATP molecule inside the mitochondria. And that is your right answer कि आपके जो 2 ATP molecule होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और 34 ATP molecule inside the mitochondria बाकी सारे पूरा करेंगे. ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ITC हो गई, Krebs cycle हो गया, ये सारी चीजें बाकी पूरा कर लेंगे. ठीक है, सो योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हियर. Cartilage is covered by perichondrium. ठीक है, your right answer will be beta. Perichondrium is the outer layer of cartilage. Cartilage से cover होती है वो. Krebs cycle in mitochondria take place in cytosol. Cytosol वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म का soluble पार्ट होता है साइटोसोल. आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है Krebs साइकिल. मैट्रिक्स, यस, दिस इज योर राइट आंसर. इनर मेम्ब्रेन में भी नहीं, इनर मेम्ब्रेन में तो एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होते हैं. मैट्रिक्स के अंदर आपका क्या होगा, Krebs साइकिल टेक प्लेस करेगा. Chemical energy of the synthesis of sugar during the Calvin cycle is provided by ATPs generated by the light reaction. देखें, आपके पास डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर आप बनाते हो शुगर. ठीक है, और हमने ये बोला है कि डार्क रिएक्शन के अंदर मुझे जो है ना वो लाइट की जरूरत होती भी, मतलब नहीं भी होगी तो भी ठीक है, मेरा डार्क रिएक्शन चलेगा. ठीक है, और वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एटीपी को ऑलरेडी यूज एटीपी ही इस्तेमाल करेंगे ना एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक पूरा प्रोसेस का स्टार्ट होना है, उसके पास शुरू से एनर्जी नहीं है. लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी बन रही है उसी को तो इस्तेमाल करके आप जो है ना वो अपना ग्लूकोज वगैरह बनाएंगे. ठीक है, तो एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन जनरेट करेगा, आप वहां से केमिकल एनर्जी को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपना पूरा केमिकल जो है वो साइकिल चलाएंगे. सो एटीपी जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन विल हेल्प द केल्विन साइकिल. NADH2 जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन, NADH2 का तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा. FADH2, अच्छा ये क्यों नहीं है NADH2 FADH2, बिकॉज ये आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे और इनकी रिडक्शन में भी आप ये रिड्यूस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो. आप इनको पहले एटीपी में कन्वर्ट करोगे, आप इनको डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इनमें रिड्यूसिंग पावर होती है और एटीपी की जो है ना वो एसिमिलेशन की पावर है. ऑक्सीजन जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन, ये अभी आपका आंसर नहीं बनेगा. एटीपी के पास है एनर्जी की पावर. योर राइट आंसर विल बी अल्फा. प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस फ्रॉम हाईली कन्वोल्यूटेड, आपके पास जो प्रोक्सिमल पार्ट है वास डिफरेंस का वो हाईली कन्वोल्यूटेड क्या बनाता है. अगर यहाँ पे हम लोग इसको देखें, ये है आपके पास जो है प्रोक्सिमल पार्ट. ठीक है, यहाँ पे आपके पास है टूनिका जो है ना एल्बिजिना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ से वेजा एफ्रेंशिया निकल के तो ये आपके पास जो है ना वो एपिडिडाइमस है. एपिडिडाइमस का हेड है. एपिडिडाइमस के बाद यहाँ पे टेल ऑफ एपिडिडाइमस है जो कि थोड़ी क्वाइल्ड होती है. फिर यहाँ पे आप चलते जाएंगे तो आपके पास मेन डक्ट आएगी, स्पर्म डक्ट जिसको बोलते हैं, और इसको आप नाम देते हो वास डिफरेंस का. अब उसने यहाँ पे पूछा प्रोक्सिमल पार्ट वास डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोक्सिमल पार्ट यहाँ पे कौन नजर आ रहा है, एपिडिडाइमस है. या तो वो टेल ऑफ जो है वो एपिडिडाइमस हो सकती है या हेड ऑफ एपिडिडाइमस हो सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हेड और टेल का, तो एपिडिडाइमल ट्यूब्यूल योर राइट आंसर. इजैकुलेटरी डक्ट वास डिफरेंस के बाद आती है. यूरेथ्रा भी आपके पास वास डिफरेंस के बाद आता है. सही, योर राइट आंसर विल बी बीटा. एच जोन कंटेन ओनली, अभी पढ़ा था कि एच जोन के अंदर आपके पास सिर्फ कौन से बैंड होते हैं. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास जो है ना एच जोन बनता है. एच जोन के अंदर सिर्फ ये वाला एच जोन, और एच जोन के अंदर आपके पास सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है यानी कि ए बैंड. योर राइट आंसर विल बी बीटा थिक. आपको पता है मायोसिन को आप क्या बोलते हो, थिक बैंड ही बोलते हैं. मायोसिन इज नोन एज अ थिक बैंड, सो योर राइट आंसर विल बी बीटा. Metallic luster exhibited by sodium is explained by diffusion of sodium ion, oscillation of loose electrons, excitation of free proton, existence of body center cubic lattice. जब भी लस्टर की बात होती है, लस्टर क्यों होता है, जब आपका फॉर एग्जांपल अगर मेटल है, मेटल के ऊपर आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है मेटल के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ऊपर से लाइट जब आएगी ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करके तो बाहर को निकल जाएंगे. अब ऐसा क्यों हुआ है, एक तो ये है कि वो ऑसिलेट कर रहे थे. ठीक है, ऑसिलेशन होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, वो एक दूसरे को जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और वाइब्रेशन की वजह से वो बाहर को चले जाएंगे. और दिस इज ऑल्सो इफेक्ट जो कि लस्टर कॉज करता है. तो लस्टर के मेन जो है वो कॉज करने की वजह क्या होती है, आपके जो लूज इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन द सेम पीरियड. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड करते हो गैसियस एटम में, ताकि इसकी जो है ना यूनी नेगेटिव आयन बन सके. और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो अक्रॉस द पीरियड
इंक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, और ग्रुप में आपके पास क्या कर रही होती है, ग्रुप के अंदर डिक्रीज कर रही होती है। अब इन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, 5, 6, 7 या 8। तो आपके पास जो 7 है उसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक सिंपल सी आपने चीज देखनी है कि किसके अंदर किसका जो शेल है वो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। 5 को देखें, 5 को बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, 5, 6, 7, 8, 6 में भी 7, 8 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 7 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो हमें रिक्वायरमेंट होती है और वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। 8 में 8 आपके पास हाईली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन जो है वो रखता है, ठीक है। सो योर राइट आंसर विल बी 2A, बिकॉज ये आपके पास एक तो ये है कि इनके अंदर जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके हाफ शेल के अंदर, या तो आप इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा जो हाई होगी वो 7 की होगी, जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर। ईथर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है और हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है। ईथर का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH3O CH3। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तो ये है सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 होगा। दूसरा इन्होंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया sp3। sp3 में आपके पास जो एंगल है वो तकरीबन 180 120 के करीब होगा, तो मैं यहाँ पे 110 कर लेती हूँ, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रिपल्जन भी आपके पास प्रेजेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्जन की वजह से थोड़ा सा एंगल डिक्रीज कर जाएगा। योर राइट आंसर विल बी चार्ली, 110 sp3। हीट एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम, या जो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। जो आपके पास हीट एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो आपके पास क्या होता है, इंथैल्पी, ठीक है। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ। आपके पास H2 मॉलिक्यूल पूछा है इन्होंने, ये कैसे बनेगा, आपके पास 1s और 1s ये ओवरलैप करते हैं आपस में, ठीक है, और आपके पास क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो 1s ऑर्बिटल विल ओवरलैप, और वैसे भी हाइड्रोजन के पास 1s के अलावा है क्या, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो 2s पे तो जाएंगे नहीं, 2p 2px ये तो सारे ऑप्शन बनेंगे नहीं। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन CuSO4 solution, Cu gets precipitated because standard oxidation potential of zinc is। यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ऊपर होगी ऑक्सीडेशन। अब जो आपके पास जिंक है ये हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां उसकी बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन के ऊपर, अबव हाइड्रोजन, एंड बिलो हाइड्रोजन कॉपर आता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आसान से याद कर लें कि जिंक जो आपके पास ऊपर वाले मेटल होंगे वो आपके पास एनोड की तरह काम करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट आपके पास कैथोड की तरह काम करेंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो एनोड, जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो कैथोड। अब एक और यहाँ पे आसान चीज, जो भी आपके पास ऊपर वाला मेटल होगा ना उसकी ऑक्सीडेशन, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट है ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब उसमें जो रिड्यूस होने की पावर है वो ज्यादा होगी। अब इन्होंने यही पूछा है कि जिंक स्ट्रिप है उसको CuSO4 में प्लेस किया है, तो Cu तो प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या है, जाहिर सी बात है जिंक कहाँ पे बिलोंग करता है, हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी बताया जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उनका ज्यादा होता है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा देन दैट ऑफ कॉपर। योर राइट आंसर विल बी बीटा। An example of linear molecule is C3H8, C2H4, C2H2, SO2। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो ये आपके पास लीनियर, ये आपके पास जो है ना वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अंदर आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनता। जो बीटा ऑप्शन है ये आपके पास इथीन है, इथीन के अंदर भी आपके पास लीनियर बॉन्ड नहीं बनता। चार्ली में आपका इथाइन है, इथाइन के जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसके अंदर जो है वो लीनियर ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जो डेल्टा है SO2 भी आपके पास परफेक्ट ट्रायंगुलर ज्योमेट्री एग्जिस्ट करवाएगा, तो ये भी इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, sp2 जो है वो प्रेजेंट होगी, इस ये लीनियर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4। आपको क्रोमियम का नंबर जो है वो फाइंड करना है, K2Cr2O4। पोटाशियम का होता है 2 × 1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्रोमियम आपने फाइंड करना है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अच्छा, क्रोमियम आपने फाइंड करना है, और ऑक्सीजन 4 - 2 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीजन का। अब आपने सिंपल ये इक्वल होंगे किसके, इक्वल टू 0।
अब आपने क्या करना है, टू इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जार 2, क्रोमियम का इस तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 इज इक्वल टू 0, 8 में से 2 गया, आपका 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस क्रोमियम इज इक्वल टू 0, 6 यहाँ पे नेगेटिव का है, वहां पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, क्रोमियम इज इक्वल टू 6, योर राइट आंसर विल बी अल्फा. Enthalpy change of reaction which involve in a formation of the atom from its element at STP is called enthalpy of formation. This is your right answer कि जब आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट में आपने क्या लेने हैं, पहले तो आपने चार चीज़ें पूरी करनी है. एक तो STP होना चाहिए, दूसरा आपका पास एक मोल जो है वो बनना चाहिए कंपाउंड का, 1 मोल बनना चाहिए कंपाउंड का, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. ये जब भी आपके पास अगर जो है वो सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तो आपके पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा. अच्छा, कंपोनेंट स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि जिसकी जो स्टेट है उसको उसी स्टेट में लेना है. अगर आपके पास सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में लेना है. अगर आप फॉर एग्जांपल CO2 गैस है, ठीक है, और आप उसको सॉलिड में ले रहे हो, तो फिर आपके पास जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉलो नहीं होगा. योर राइट आंसर हियर विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बीटा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये होता है कि जब आप एक मोल ऑफ जो एक मोल ऑफ रिएक्टेंट, जब आपके पास रिएक्टेंट को आप बर्न करते हो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हीट जो इवॉल्व होती है उसको कंबशन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन में हम ये कहते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ बेस रिएक्ट करते हैं तो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, और इसमें जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू 57.4 किलो जूल पर मोल होती है. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है. सब्लिमेशन जब आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को आप जो है वो सब्लाइम करते हो, सो दैट विदाउट पासिंग फ्रॉम द लिक्विड स्टेट वो वेपर्स के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट होती है. Next we have the change in heat energy in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called. कोई भी change heat energy के अंदर आता है, चाहे वो constant temperature हो यानी कि STP वाली condition हो, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे कोई specify नहीं किया कि compound के लिए करना है या element के लिए करना है, तो कोई भी अगर heat change आएगा तो वो आपके पास enthalpy change जिसको बोलते हैं वो enthalpy change ही होगा. Your right answer will be alpha. Heat exchange between the system and surrounding at constant volume is shown by the relation डेल एच क्यू वी प्लस डब्ल्यू. ये नहीं होता, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा. आपके पास इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये ठीक है, जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाती है, इंटरनल एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी. चार्ली है इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है इक्वल हीट ऑफ रिएक्शन के, और डेल्टा आपके पास डेल इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी वी. ये भी आपके पास नहीं होगा. योर राइट आंसर विल बी बीटा. Which one of the following is applied to calculate lattice energy indirectly? Lattice energy बॉर्न हार्बर साइकिल जो है वो कैलकुलेट करके देता है. बोहर थ्योरी आपको जो है ना वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, वो तब तक रिवॉल्व करता रहता है मतलब जब तक आप कोई ट्रांजिशन नहीं बनाते. ली शैटर प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जब आप किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो सिस्टम तब तक उस स्ट्रेस को नलीफाई कर सकता है जब तक मतलब उसको करता रहता है नलीफाई जब तक वो कर सकता है, सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. ऑल ऑफ देम इसका आंसर नहीं हो सकता. योर राइट आंसर विल बी अल्फा. डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. अच्छा, एक बात ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायपोल मोमेंट आपकी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो डिक्रीज करती है. आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है. पहला पॉइंट ये याद कर लेना है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेन जो आपको रखना है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है कि आपने इनको अरेंज करना है डायपोल मोमेंट के हिसाब से. तो डायपोल मोमेंट तो आपका डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डायपोल मोमेंट आपका डिक्रीज करेगा. अब ये दोनों चीजें मुझे समझ आ गई. अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये वाला ग्रुप है नेवर पास सिबी लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वेट इसको नेवर पास सिबी एस बी और बी आई, ये आपका मिनिमोनिक्स है, इसको याद करने का. अच्छा, अब आपने इसके बनाने हैं हाइड्राइड्स. आपको पता है कि यहाँ पे कितने वैलेंस जो है ना वो शेल आपके पास हो सकते हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते जाना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी PH3, ASH3 हाइड्राइड में H3. यहाँ पे वैलेंसी को मैं कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा रही हूँ. अब ये आपके पास पूरे हाइड्राइड्स बन गए. अब सिंपल आपने यहीं पे दोनों कॉन्सेप्ट लगा दें. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है. तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, NH3 PH3 और देन वी हैव ASH3 और SBH3, ठीक है, और BiH3. योर राइट आंसर विल बी चार्ली.
The transfer of electron from an atom of dash ionization energy to another atom with dash electron affinity was called an ionic bond by Lewis. Low ionization energy से एक एटम ट्रांसफर होता है एक हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एटम के पास. So your right answer will be low to high, Charlie. Which of the following reaction is a definition of del H? Del H आपके पास C diamond O2 plus CO2, सेकेंड है H2 plus F2 2HF. यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 मोल बनना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 मोल बना हुआ जिसकी वजह से बीटा आंसर नहीं होगा. चार्ली में देखें N2 plus 3H2 2NH3, अगेन 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोल यहाँ पे नहीं बन रहा. जो डेल्टा है उसमें भी CO plus O2 CO2 बन तो रही है 1 मोल, लेकिन यहाँ पे जो CO है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. पहला ऑप्शन है C डायमंड प्लस O2 एंड CO2. दिस इज द राइट वे कि जो कार्बन होता है ना वो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में एग्जिस्ट करता है और डायमंड इसकी स्टैंडर्ड स्टेट बन सकती है. तो C डायमंड प्लस O2 गैस में ही है और CO2 भी गैस में ही है. सारी चीजें अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में. योर राइट आंसर विल बी अल्फा. EM ऑफ सेल इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल आपके पास किसके इक्वल होती है? E नॉट इज इक्वल टू सेल ऑक्सीडेशन और सेल रिडक्शन. तो E नॉट आपके पास बराबर होती है सेल ऑक्सीडेशन माइनस सेल रिडक्शन. तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप डैश शो एबनॉर्मल ट्रेंड. जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो कौन से दो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं? एक तो आपके पास 3 शो करता है और एक आपके पास 6 शो करता है. अच्छा, अब आपने ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से. एल्यूमिनियम 3 से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि होना ये चाहिए था कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी. अब ये क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम या ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उनमें से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो योर राइट आंसर विल बी 3 एंड 6, जो कि डेल्टा में प्रेजेंट है कि 3 और 6 आपके पास एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं. Then we have elements that have high ionization energy mean that they belong to हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसका ये मतलब है कि वो आपके पास किससे बिलोंग करते हैं? वैसे आपके जो मेटल्स होती है ना उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, तो मेटल्स इसका ऑप्शन नहीं बनेगा. नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जिक्र करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं. मेटलॉइड्स में इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. और नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसके रीज़न ये है कि एक तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दूसरा ये कि उनमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. So your right answer will be delta. Any metal cannot be produced by electrolysis of aqueous solution of NaCl because आपके पास जब NaCl है, NaCl जब आपके पास ब्रेक डाउन होता है ना, ठीक है, वैसे आपके पास Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, जिसमें Na पॉजिटिव आपके पास कैथोड पे जाएगा और Cl नेगेटिव आपके पास एनोड पे जाएगा. ये एक नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रही हूँ. अब उन्होंने कहा एक्वस सोल्यूशन है. अब जाहिर सी बात है जब एक्वस है तो साथ में वाटर की भी तो ब्रेक डाउन होगी ना, तो वाटर जब ब्रेक डाउन करेगा H पॉजिटिव बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा. सही. अब आपने यहाँ पे जो है ना वो कंपटीशन करवाना है बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन. और आपको पता है कि अभी यही डिस्कस करके आए हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब ज़्यादा है तो यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो आपके पास डिपॉजिट नहीं होगा. ठीक है, तो आपके पास कौन जो है वो डिपॉजिट होगा? आपके हाइड्रोजन, जो आपका वाटर है वो भी तो रिडक्शन करेगा ना, प्रेफर टू Na पॉजिटिव. तो वाटर के रिडक्शन की वजह से जो सोडियम है वो डिपॉजिट नहीं होता क्योंकि वाटर भी आपके पास रिड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, तो इस वजह से Na रिएक्ट विद वाटर, Na पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Na एटम. Na रिएक्ट विद क्लोरीन आयन. रिडक्शन ऑफ वाटर इज प्रेफर्ड क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पे रिडक्शन ऑफ वाटर भी हो रही होती है. योर राइट आंसर विल बी डेल्टा. इन वोल्टाइक सेल जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू. जिंक इलेक्ट्रोड आपके पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप होगा. योर राइट आंसर विल बी डेल्टा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 गिव्स इट डैश ज्योमेट्री. जो CH4 की ज्योमेट्री होती है ना वो आपके पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है. और वैसे भी आपके पास जो sp3 जितने भी मतलब sp3 वाले होंगे ना उनकी ज्योमेट्री होती ही आपके पास टेट्राहेड्रल है. योर राइट आंसर विल बी चार्ली. Electrolysis is a spontaneous reaction. Oxidation reduction reaction and oxidation reaction. Redox reaction होता है electrolysis जिसमें oxidation भी हो रही होती है, reduction भी हो रही होती है. So your right answer will be beta. The order of force of repulsion between lone pair and bond pair is. तो पहले आपके पास होता है lone pair bond pair, फिर आपके पास होता है bond pair. ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर है.
तो लोन पेयर पहले में है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं होता, लोन पेयर होता है। बीटा में बॉन्ड पेयर नहीं, गलत है, बॉन्ड पेयर पहले पहले कैसे आ जाएगा, वो आखिर में आता है। चार्ली लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्जन, ये ठीक है। आगे है बॉन्ड पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर आखिर में आता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेकंड में आता है। डेल्टा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। If a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same regardless of the route taken. By which the chemical change occur, provide the initial and final condition are same. This is इन अकॉर्डिंग्स टू, इसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बोलते, हेसिस लॉ बोलते हैं। यस, हेसिस लॉ ऑफ एनर्जी समेशन भी बोला जाता है, जिसमें आप ये कहते हो कि आप चाहे जितने साइकिल चला लो, जितने भी केमिकल रिएक्शन या जितने भी पाथ ले लो, उसका जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो एनर्जी ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है ना, वो सेम ही रहेगा। जॉल्स भी इसमें नहीं आता। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो हियर योर राइट आंसर विल बी बीटा। Which of the following molecule have zero dipole moment? एंड जीरो डायपोल मोमेंट के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री से अगर आपने डिटरमाइन करना है तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की ना जो डायपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्या होती है कि अगर आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल एटम के मतलब के अराउंड, जो आपके पास सेंट्रल एटम है ना, फॉर एग्जांपल दिस, उसके अराउंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट की, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे NH3 को देखें तो NH3 के ऊपर एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होगी। CHCl3 में भी आपके पास जो है ना वो इसकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि आपके एक सेंट्रल मेटल के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरे में यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं बाकियों में, ठीक है। तो ये भी आपके पास सिमेट्रिकल नहीं होगा। वाटर में भी दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। एंड BF3 की जो है वो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास एक जैसे ही एलिमेंट्स हैं, और ये आपके पास बनाते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। योर राइट आंसर विल बी डेल्टा BF3। Which of the following has highest ionization energy value? लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम एंड हीलियम। जब भी आपके पास नोबल गैस आएगी, नोबल गैस आपके पास सबसे पहले आती है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे लिथियम और हाइड्रोजन और बेरिलियम और जो हीलियम है उसमें से आपने हीलियम को सिलेक्ट करना है, जस्ट बिकॉज इट बिलोंग फ्रॉम नोबल गैस। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Which two element have almost same electron affinity value? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज कहाँ पे सेम होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी रिलीज, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हो एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर, ताकि उसमें से क्या बन सके, यूनी नेगेटिव आयन बन सके, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। बीटा में है क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन की नहीं, क्लोरीन की नहीं, ऐसा होता है क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, इनकी एक जैसी नहीं होगी। फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, यस, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन की जो कंपैरेटिवली एक जैसी होती है। आप इसको लिखते हो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी ऑलमोस्ट जो है ना वो इक्वल हो जाएगी। ब्रोमीन और आयोडीन नहीं, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा होती है। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली। द शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर में, जो आपके पास न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटरफेरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो कि उसके अंदर उसकी जो फोर्स है ना उसको शील्ड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज़ याद रखने की, आपके पास पीरियड में जो शेल है वो सेम रहेगा, शेल आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। और आपके पास जो डाउन द ग्रुप है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो शेल इंक्रीज कर रहा होता है। शेल इंक्रीज करने की वजह से आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है। और अक्रॉस द पीरियड क्योंकि शेल सेम है, इलेक्ट्रिक चार्ज सेम रहेगा, ZeF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? आपके पास जो है जिंक, कैडमियम और इसके बाद मरकरी, SC, Y और La। इन सब के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट, वो सारे आपके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, जिसमें 1b 2b 3b 4b 5b 6b एंड सो ऑन, वो सारे वेनेडियम, कॉपर, क्रोमियम जो है वो स्कैंडियम वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आपके पास Zn Cd Hg Sc Ya, ये सारे आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक नॉन टिपिकल है, कैडमियम भी नॉन टिपिकल है, कॉपर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, और मर्करी आपके पास नॉन टिपिकल है। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहली बात तो यह है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे ना तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आपके पास जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है तो ये बन गया था नेगेटिव। अब आपने इसमें से रिमूव किया, मतलब अब आपने पहला जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया था ना, सॉरी ऐड किया था, मैं वहाँ पे रिमूव बोल रही हूँ, ऐड किया था तो ये नेगेटिव हो गई। अब ये नेगेटिव हो गई ना, तो आपने जब दोबारा से इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो इलेक्ट्रॉन की भी जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे रिपल्जन क्रिएट होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन के ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि किस एलिमेंट की पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? 1 की, 6 की, 2 की या 3 की? योर राइट आंसर विल बी 2, क्योंकि आपके पास जो 2 है उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, पहला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो तो रिमूव हो जाएगा और नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जो है करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन में इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। बाकी में आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो है ना, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर होंगे डिस्प्लेस करने में। सो योर राइट आंसर विल बी चार्ली हियर। हीट ऑफ सोल्यूशन LiCl की जो हीट ऑफ सोल्यूशन होती है वो होती है नेगेटिव, और वो होती है -378, -378। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो आपको एक्सोथर्मिक शो करता है, और नेगेटिव नेगेटिव साइन आपको एक्सोथर्मिक शो कर रहा होता है। एक तो सॉरी नॉट एक्सट्रो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? नेगेटिव हीट। तो योर राइट आंसर विल बी बीटा। Which or of the following is a correct sequence in Krebs cycle? Krebs cycle में मेरे पास होता है आइसोसिट्रेट, अल्फा सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड सक्सीनिक एसिड। डेल्टा आपके पास आंसर है। चार्ली में देखें, अल्फा कीटोग्लूटारेट और बीटा में ऑक्सैलो एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलो जो है ना सक्सीनिक एसिड, इसको पहले लिखा हुआ है, और अल्फा में आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड, और अल्फा कीटोग्लूटारेट को आखिर में लिखा हुआ है, जबकि वो ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड की जगह में आता है। योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। अब हमारे पास है फिजिक्स पोर्शन। इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, कैपेसिटर में आपके पास एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में? आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का तो वहाँ पे कोई काम नहीं है ना, क्योंकि आपके पास ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जब आप इनको बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगा, उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। केमिकल पोटेंशियल, ये कोई सेल तो है नहीं जो आपके पास यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। सो चार्ली में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दिस इज योर राइट आंसर, जो कि क्योंकि आपके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बन रहा है। एंड डेल्टा मैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट इन्वॉल्व नहीं है। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। If the distance between 2 point charges is half, the force between them would be, आपके पास F is equal to K Q1 Q2 over R square होता है। अब आपने क्या किया कि आपने फोर्स को हाफ कर दिया, ठीक है। तो K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, R को आपने कर दिया है हाफ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके पास R स्क्वायर ही रहेगा, तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे वाला 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप अभी फिलहाल के लिए K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और नीचे 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 4 K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। इसको आप फोर्स के साथ रिप्लेस कर दे, इसको आप न्यू फोर्स बोल दो। न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द फोर्स, तो आपकी फोर्स जो है वो क्वाड्रपल हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। A current of 4.4 ampere is flowing in a wire. How many electron pass a given point in the wire in 1 second? If the charge on an electron is this, आपके पास जो चार्ज का नंबर फाइंड करना है, Q is equal to NE, आपने वहाँ पे NE फाइंड करना है, तो Q is equal to E। अब यहाँ पे गिवन डाटा में हम लोग लिख लेते हैं, आपके पास Q कितना है, चार्ज आपके पास 4.4 एम्पेयर है, इसके बाद आपके पास E जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। सही। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.4 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, इट विल गिव यू आंसर ऑफ
75 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ये 19 नेगेटिव में था ना, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो योर राइट आंसर विल बी बीटा। A current of 5 ampere flow in a resistor of 2 ohm. Calculate the energy dissipated in 300 second in the resistor. आपने एनर्जी डिसिपेशन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास करंट है, करंट आपके पास गिवन डाटा लिख लें, करंट आपके पास है 5 एम्पेयर, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस आपके पास है 2 ओहम और फिर आपके पास है टाइम 300 सेकेंड है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो पहले आपने पावर जनरेट कर लेनी है। पावर आपके पास जो है पावर आ जाएगी, पावर की वैल्यू के बाद आपके पास एनर्जी ओवर टाइम कर लेना है। पावर के लिए आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, P इज इक्वल टू जो करंट है, ऊपर आपके पास करंट 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, R यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। 5 5 25, 25 इंटू 2 और ये आपके पास हो जाएगा पावर 50। पावर आ गई। अब आपने सिंपल पावर का फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर आपके पास एनर्जी गिवन होती है, P इज इक्वल टू E एनर्जी ओवर टाइम। अब आपने यहाँ से एनर्जी को टाइम आपके पास जो है वो 300 है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15, तो 3 ये 0 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिख लें, 1 2 3 3 0 लिख लें, और ये 3 0 आपके पास किसके बराबर होते हैं, किलो के बराबर होते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 किलो जूल। योर राइट आंसर हेयर विल बी चार्ली। देन वी हैव व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, जो आपका करंट कैपेसिटी है जब आपके सेल पैरेलल अरेंज होंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। सो योर राइट आंसर विल बी बीटा, करंट कैपेसिटी विल बी इंक्रीज व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल। द मेटालिक स्फीयर A and B of radii 2m and 4m respectively carry the same charge 4 multiplied 10⁸8 if the sphere are connected by a copper wire, then आपके पास यहाँ पे क्या है, स्फीयर ए है और स्फीयर बी है, इसका जो रेडियस है वो आपके पास कितना गिवन है, स्फीयर ए का रेडियस आपके पास गिवन है 2 और स्फीयर बी का रेडियस आपके पास गिवन है 4। अभी तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूँ, मतलब मैं कॉपर वायर अटैच ना करूँ, तो आपके यहाँ जो चार्ज गिवन है ना वो दोनों सेम रहेगा, तो ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन अभी न्यूट्रल की स्टेट है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दी वायर, कॉपर वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर रेडियस हायर रेडियस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लोअर रेडिया की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, और जो जिसका स्फीयर का रेडियस ज्यादा है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपके जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम लो स्फीयर टू हाई स्फीयर। तो आपका जो चार्जेस का फ्लो होगा ए से बी की तरफ जो है वो चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा, के चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए ये पॉसिबल नहीं है, आप हाई से लो की तरफ कभी भी फ्लो नहीं करवाओगे, क्यों मतलब चार्ज डेंसिटी जहाँ पे आपकी ज़्यादा होगी वहाँ से लो की तरफ जाएंगे, फ्रॉम लो टू हाई। नो फ्लो ऑफ चार्ज विल अकर, ये तब होगा जब आप कॉपर वायर अटैच नहीं करेंगे। सो योर राइट आंसर विल बी अल्फा। Energy required to accelerate a car from 10 to 20 compared to that required to accelerate it from 0 to 10 is, आपने पहले कैलकुलेट कर लेनी है पहला 1 के साथ जब आपने इसको एक्सेलरेट करवाया है, कब, 10 टू 20 में। 10 टू 20 जब आपने एक्सेलरेट करवाया तो इसमें आप यूज करेंगे 1/2 mv², ठीक है। अब आप इसको लिख लें इनिशियल और फाइनल के लिए अलग अलग करके, mv² इनिशियल, यहाँ पे v जो है वो आप 20 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, -1/2 mv इनिशियल, इनिशियल आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये आपको देंगे, आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको देंगे E1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1/2, E1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 300, ठीक है। ये आपके पास पहली वैल्यू आएगी। अब आपने सॉल्व करना है जब आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी फ्रॉम 0 टू 10। केस 2 आपके पास है फ्रॉम 0 टू 10 जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो 1/2 mv में एक दफ़ा फाइनल में 10 लिख लेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस एक दफ़ा आपने लिख लेना है 0, तो जो 0 वाली टर्म है वो तो 0 हो जाएगी और 10 10 100 हो जाएगा, तो आपके पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m इंटू 100। मैथ्स बेशक काट। अच्छा यहाँ पे ना अब आपके पास कंपेयर करना है E1 और E2 को, अब दोनों को डिवाइड करेंगे। बाय डिवाइडिंग बोथ आपके पास क्या होगा, आप 1/2 इसके बाद 300 ये E1 में आ जाएगा
और आपके पास नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 100। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 300 है, नीचे 100 है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें, योर रेशियो विल बी 3:1, यानी कि 3 टाइम आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे E1/E2 है ना, तो यहाँ पे एक E को उधर ले जाए, तो E1 E2 को फाइंड कर लें या E1 को फाइंड कर लें, तो आपकी जो एनर्जी है वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। ओहम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ओहम लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट आंसर विल बी चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए एक ही चीज याद रखनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो पावर रेटेड फाइंड करनी है। पावर रेटेड जब आपके पास जितनी ज्यादा पावर रेटेड होगी, ठीक है, पावर रेट जितना भी ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब पावर और ये रेजिस्टेंस का वैसे डायरेक्ट रिलेशन भी है, P इज इक्वल टू I²R में, ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरी तरफ देखूं तो P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे पावर रेटेड का इस तरह से इन्वर्स रिलेशन भी है, V²/R। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। उन्होंने यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको करना चाहिए था कि ये या आपके पास सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है। खैर, लेकिन जब आपने पावर, जिसकी भी पावर रेटेड ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। योर राइट आंसर विल बी चार्ली। Acceleration of motor car is 8 if the diameter of its wheel be 2, its angular acceleration, आपके पास जो acceleration है कार की वो कितनी है, 8, डायमीटर आपको गिवन है 2, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, d/2, यानी कि डायमीटर/2, तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2, योर आंसर विल बी 1 रेडियस। अब आपके पास क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज फाइंड बाय r इज इक्वल टू a, ये आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, सारी वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है, 1 × 8, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड, S2, ठीक है, योर राइट आंसर विल बी अल्फा। A body moves in a circle with the increasing angular velocity at time t 6 seconds. The angular velocity is 27 radian. What is the radius of circle made by the body where linear velocity is 81 centimeter? V इज इक्वल टू आर डब्ल्यू होता है, ठीक है, आर आपने फाइंड करना है, V आपके पास V ओवर एंगुलर वेलोसिटी, V आपके पास गिवन है, R क्या है, V आपके पास 81 है और W आपके पास क्या है, 27 है, ठीक है। अब इस पे 3 वाला टेबल लेके जाएं।
Okay, so we have electron of charge E with rest mass m are accelerated through potential with the potential difference v and strike a metal target, then velocity of electron आपके पास क्या होगी? We have to find the velocity of electron. V is equal to 1/2 mv square is equal to ve. तो ये आपके पास हो जाएगा v स्केयर आपने फाइंड करना है, ठीक है? तो 2 ve over m under root j. Okay, your right answer will be delta. If elect Okay, so we have 83 done. 84 angular speed in radian hours for daily rotation of our earth is आपकी जो daily rotation of earth के लिए angular speed है वो 2 pi by 24 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s are 4 तो ये आपके पास आंसर आएगा pi by 12. Your right answer will be delta. A body of mass 8 kg move along a circle of radius 4m with a constant speed 8. Centripetal force on the body आपके पास क्या होगी? Fc is equal to mv square over r. यहाँ पे आप पुट कर दें 8 इंटू वी आपके पास 8 इंटू 8 हो गया, ठीक है? और नीचे आपके पास रेडियस आ जाएगा 4 4 1 आर 4 4 2 आर 8 टू 8 16 16 और 8 आपके पास क्या आ जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू 128 न्यूटन. योर राइट आंसर विल बी बीटा. स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू आपके पास स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ क्या देती है? पावर. योर राइट आंसर विल बी चार्ली. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट, अगर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है टू प्लेट्स के दरमियान पैरेलल प्लेट के दरमियान डबल कर दिया जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगी, ठीक है? सो यू हैव 1/2 CV स्क्वायर. अगर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डबल कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये 4 टाइम हो जाएगा. सो यहाँ पे आपका जो C है वो न्यू C, वो आपके पास 4 टाइम जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी न्यू एनर्जी. तो योर राइट आंसर विल बी चार्ली बी 4 टाइम. The direction of centrifugal force is directed away from the center और centripetal की अगर होगी तो वो towards यानी कि center में होगा. So your right answer will be beta. Ratio of angular speed of minute hand and hour hand of the watch. Minute hand और hour hand आपने निकालनी है. Minute hand और hour hand का जो आपके पास minute hand और hour hand, तो ये आपके पास आएगा 12/1. Your right answer will be beta. एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन मिनट्स, तो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट बना रहा है. 120 रेवोल्यूशन को जब आप कन्वर्ट करेंगे 120 इंटू 2 पाई ओवर 60, आपको इसको सेकेंड में करना है, ठीक है? जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1s are 2 2 3s are 6 3 1s are 3 3 4s are 12. योर राइट आंसर विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. बीटा. The angular momentum of particle rotating with central force is constant due to constant torque, constant force, constant linear momentum, zero torque. जब zero torque होगा तो आपका जो angular momentum है particle का वो constant हो जाएगा. Your right answer will be delta. According to work energy principle, work done on a body will be equal to change in its kinetic energy. आपके पास जो work done है वो change in kinetic energy के बराबर होगा जो भी जितना भी आपके पास work done होगा. Your right answer will be alpha. Power transfer from primary to secondary is through flux linkage. So the primary and secondary coil should be wound in such a way that flux coupling between them is minimum, constant, zero या maximum. आपके पास जो flux couple होना चाहिए वो maximum होना चाहिए क्योंकि यही एक source है जिसके जरिए से वो आपस में connected होते हैं. Electrical तो कोई connection होता नहीं है तो आपकी magnetically coupling strong होनी चाहिए. Your right answer will be delta. Particle is moving in a circle of radius r with a constant angular speed. Its acceleration directed toward the center of circle क्या होगी? आपके पास Fc is equal to mv square over r. तो मैं अगर इसको लिखूं Fc is equal to m w square r, तो आपका जो आंसर बनेगा वो w square यानी कि ओमेगा square r चार्ली. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. V इज इक्वल टू K
Q ओवर R, ठीक है। K की वैल्यू आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और Q आपके पास यहाँ पे क्या है, Q आपके पास 2 माइक्रोक्यूलम है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और नीचे आपके पास जो है वो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। टू 9 सर 18 हो जाएगा और आपके पास जब 66 में से 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे जब आप एक पॉइंट मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। सो योर राइट आंसर विल बी 1.84। योर राइट आंसर हेयर विल बी चार्ली। A particle is carrying a charge of 3e accelerate through a potential difference of 2v energy required। आपने energy required find करनी है, energy required आपके पास q del v होगी, ठीक है। q आपके पास जो है वो 3e है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v के साथ, तो ये आपके पास 6 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी देगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। The direction associated with angular displacement is given by right hand rule। Your right answer will be Charlie। What is the charge stored on a 5 microcoulomb farad capacitor charge to the potential difference of 12 volt। आपने यहाँ पे क्या करना है, चार्ज स्टोर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चार्ज स्टोर आपके पास C की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है, देन वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। क्यों आपको फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 12, तो 5 टू ज़ार 10 और 0 1 कैरी 5 1 5 6, तो आपके पास 6 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। We are done with physics portion. Now we are going to move. Sorry, आपका आखिरी रहता है। In a practical transformer, mutual induction between primary and secondary coil take place. In such transformer, what can be deduced about the power? जाहिर सी बात है, जो आपका इनपुट पावर है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा than that of output power, ठीक है। तो आपकी जो आउटपुट पावर है वो लेस होगी, so power output is less than that of power input। Your right answer will be delta। So here we are done with our physics MCQs. Now we are going to move on our English and logical reasoning part। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन है और सन आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, सो आप यहाँ पे जो है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। योर राइट आंसर विल बी बीटा। I dash English for 5 year। I have been studying English for 5 year। I study English for 5 year। ये आपका आंसर नहीं है। I am studying, यहाँ पे भी आपने क्या यूज़ करना है, आपका प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। So I have been studying is more appropriate। डेल्टा में स्टडीज़ है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं करना। So your right answer will be Charlie। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करना है। Unless we dash now we cannot be on time। अच्छा, यहाँ पे नॉट का पहले ही उन्होंने बता दिया कि हम अगर स्टार्ट नहीं करते तो हम वक्त पे नहीं कर सकते उसको। तो unless we start नाउ, वी विल स्टार्ट तो यहाँ पे नहीं होगा कि उन्होंने अभी की बात की है, नाउ है तो विल स्टार्ट नहीं आएगा। डू नॉट स्टार्ट, डू नॉट आप नहीं लगाओगे क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी, क्योंकि पहले वो नहीं की बात कर चुके हैं। आर स्टार्टिंग भी नहीं होगा। योर राइट आंसर विल बी अल्फा। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। ही प्रेफर्स डेथ डैश डिसऑनर। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि चॉकलेट या कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे तो फिर आप टू लगाएंगे, सॉरी फिर आप ओवर लगाएंगे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेथ टू डिसऑनर, मतलब डेथ है, रिस्पेक्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर आप टू लगाएंगे। योर राइट आंसर विल बी डेल्टा हियर। व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन? सरप्लस मीन इन एक्सेस, अल्फा। पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पे आपके पास इसकी करेक्ट पंक्चुएशन ये बनेगी, ही हैड वन मोटो, ठीक है। यहाँ पे ये साइन, देन वी हैव सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग ह्यूमैनिटी, और यहाँ पे आखिर में आपके पास, अच्छा एच छोटा आएगा, ह्यूमैनिटी, और यहाँ पे आपके पास फिर आखिर में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। सो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा डेल्टा। ही हैड वन मोटो। ये वैसा ही है जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है। यहाँ पे आपने पैसेज को रीड करना है और उन्होंने एक टर्म आपको एक स्टेटमेंट दिया, उसको बताना है कि वो ठीक है या नहीं। वाटर रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री आर वेरी मच अंडर यूटिलाइज। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अ लार्ज पोर्शन ऑफ अवर वाटर रिसोर्सेज इज वेस्टेड ड्यू टू फ्लड्स, unwise use of water for irrigation and domestic use. We can make full use of our water resources by building dams on river and through awareness campaigns among people not to waste water resources. Occurrence of flood add to the water resources। फ्लड की वजह से वाटर रिसोर्सेज ऐड होते हैं, नहीं, उन्होंने
उन्होंने साफ यहाँ पे लिखा है वाटर रिसोर्सेज इज वेस्टेड ड्यू टू फ्लड, तो वो कम होते हैं। तो ये आपके पास एब्सोल्युटली जो है ना वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो योर राइट आंसर विल बी डेफिनेटली फॉल्स, डेल्टा। डेफिनेटली ट्रू आप तब लगाओगे जब आपकी जो है ना स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा डेल्टा, डेफिनेटली फॉल्स। इन सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड एज, आपका जो REMOTE है उसको आपने कोड किया है एज ROTEME। अब आपने जो है ना वो PNIICC है, इसको कोड करना है, ठीक है। अब ऊपर देखें तो आपने यहाँ पे रिमोट को कोड किया है एज R और E, ये पहले वाले सेम है तो P भी सेम रहेगा, यहाँ पे C भी सेम रहेगा। जो E है वो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, E आप थर्ड पे ले आए हो, सेकंड को आपने थर्ड पे लेके जाना है, यानी कि सेकंड को आपने थर्ड पे लेके जाना है। ये आपका सेकंड N है तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे N आ जाएगा। अब आपने M है, M को आप कहाँ पे लेके गए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे फोर्थ पे लेके गए हो तो यहाँ पे C को रिमूव करके मैं यहाँ पे फोर्थ वाला लिख लूँ पहले, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C, और यहाँ पे आपने क्या किया है M थर्ड वाले को यहाँ पे आप इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास है REMO, O को आप सेकंड पे लेके गए हो यहाँ पे सेकंड पे, तो आप यहाँ पे जो 1 2 3 I है यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास T है, T को आप थर्ड पे लेके आए हो तो यहाँ पे आपके पास ये C है, ये वो हो गया तो ये आपके पास C आ जाएगा। तो योर राइट आंसर विल बी पिकनिक, ये आपके पास बनेगा चार्ली। 5 bags are lying in a pile one above the other, आपके 5 बैग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाए कर रहे हैं। इफ A इज अबव B, अगर आपके पास A है वो B के अबव है, A इज अबव B, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा आपके पास, ओके सो यहाँ पे B है, B नीचे है, A आपके पास B के ऊपर है। देन वी हैव इन A इज अबव B, C इज अबव D, C आपके पास D के ऊपर है बट बिलो E, C आपके पास D के अबव है लेकिन बिलो E, E के नीचे है, ठीक है। सो यानी कि आपके पास ये चीज बनेगी, E आपके पास टॉप पे प्रेजेंट है सही, और आपके पास बॉटम में कौन प्रेजेंट है B, ये बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है, तो मिड में कौन आएगा D, मिडल में कौन है D। और उन्होंने आपसे ये पूछा है कि विच बैग इन द मिडल, मिडल में कौन होगा D, योर राइट आंसर विल बी बीटा। फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इन द सीक्वेंस, आपके पास कौन सी जो है वो सीक्वेंस के अंदर फिट नहीं होती, 1 5 9 15 17। तो आपके पास सीक्वेंस में अगर देखें ना तो यहाँ पे आपने 4 4 इंक्रीज किया हुआ है, 1 में 4 ऐड करें, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 4 आपके पास क्या होता है 13, तो 13 होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, तो 15 LS यहाँ पे सूट नहीं करता, योर राइट आंसर विल बी डेल्टा। दिस वॉज योर टूडेज टेस्ट डिस्कशन, होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो है आप अपने क्वेश्चन को अपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आई कैन आंसर देम। अल्लाह हाफिज़।